सभी को नमस्कार। मैं ने फोन लाट हूँ, म्यांमार संघ गणराज्य की राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रवक्ता। आज मैं राष्ट्रीय एकता सरकार की ओर से इस द्विसाप्ताहिक श्रृंखला जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं म्यांमार की जनता और राष्ट्रीय एकता सरकार की ओर से श्री ली जेम्योंग को कोरियाई गणराज्य के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। दक्षिण कोरिया द्वारा स्वतंत्रता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दिखाई गई अटूट प्रतिबद्धता, जो उसके नागरिकों और सरकारों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से प्रदर्शित हुई है, न केवल म्यांमार की जनता के लिए बल्कि विश्व भर में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा और सम्मान का एक महान स्रोत है। राष्ट्रपति ली जेम्योंग के नेतृत्व में हमें पूर्ण विश्वास है कि कोरियाई गणराज्य म्यांमार की वैध सरकार के रूप में राष्ट्रीय एकता सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देना और समर्थन करना जारी रखेगा। इसके अलावा कोरिया की दृढ़ भागीदारी हमारे सामूहिक प्रयासों को एक संघीय लोकतांत्रिक संघ की स्थापना की दिशा में और अधिक मजबूती प्रदान करेगी और इस महत्वपूर्ण प्रयास के दौरान म्यांमार की जनता के साथ एकजुटता को बनाए रखेगी। म्यांमार के बच्चों को हिंसक सैन्य जुंटा द्वारा किए गए हवाई बमबारी और भारी तोपों से हुए हमलों के कारण शिक्षा के उनके अधिकार से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वंचित होना पड़ा है। राष्ट्रीय एकता सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि मुक्त क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे वैकल्पिक और अस्थायी शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हालांकि उन स्कूलों पर सैन्य बल द्वारा लक्षित हमलों के बीच जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, मंत्रालय को मजबूरन निर्देश संख्या 1/2025 जारी करना पड़ा है, जिसके तहत मुक्त क्षेत्रों में स्थित सभी अस्थायी स्कूलों को इस खतरनाक समय में सुरक्षा उपायों के तहत अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि म्यांमार के बच्चे सुरक्षित रूप से और बिना किसी नुकसान के अध्ययन कर सकें, राष्ट्रीय एकता सरकार व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करना जारी रखे हुए है। इसके साथ ही वह पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, बाल कल्याण से जुड़ी संस्थाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाले समूहों से सहयोग और सहायता की अपील करता है। हवाई हमलों की चेतावनी देने वाली आधुनिक प्रणालियां और बम प्रतिरोधी आश्रय स्थलों जैसी तकनीकें म्यांमार के बच्चों के जीवन और अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दुर्भाग्यवश यह हिंसक सैन्य शासन केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं रहा है, अस्पतालों और क्लिनिकों को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया है। राष्ट्रीय एकता सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हो रहे हमलों के बीच भी नागरिकों को सुरक्षित और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु बम प्रतिरोधी भूमिगत अस्पतालों और क्लिनिकों के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। अपने नागरिक निर्वाचित प्रशासन के दौरान म्यांमार ने वर्ष 2016 में 2 महत्वपूर्ण संधियों की पुष्टि की: परमाणु सुरक्षा पर अभिसमय और परमाणु सामग्री की भौतिक सुरक्षा पर अभिसमय। इसके अतिरिक्त म्यांमार ने 2017 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) और 2018 में परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) का समर्थन किया। हालांकि 2021 में जब सैन्य तख्तापलट के माध्यम से नागरिक सरकार से सत्ता हथियाने का प्रयास किया गया, तो TPNW की औपचारिक पुष्टि और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अंतर्गत अनुपूरक प्रोटोकॉलों को लागू करने के प्रयास बाधित हो गए। इसके अतिरिक्त यह तथ्य सामने आया है कि हिंसक सैन्य शासन के नेता मिन आंग ह्लाइंग ने परमाणु तकनीक प्राप्त करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। हालांकि यह प्रयास सतही रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य सैन्य उपयोग है। परमाणु तकनीक को सैन्य प्रयोजनों के लिए प्राप्त करने की यह महत्वाकांक्षा लंबे समय से म्यांमार के तानाशाहों द्वारा पोषित की जाती रही है, जिससे वे सत्ता पर स्थायी नियंत्रण बनाए रख सकें। म्यांमार और रूस के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत 2007 में पूर्व सैन्य शासन के नेता थान श्वे के अधीन हुई थी। यह साझेदारी 2015 में थिन सेन सरकार के कार्यकाल के दौरान आगे बढ़ी, जब रूस की कंपनी रोस्तोम के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि ये सभी प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NLD) सरकार के दौरान रोक दिए गए थे। इसके पश्चात हिंसक सैन्य शासन के नेता मिन आंग ह्लाइंग ने म्यांमार की परमाणु महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित कर दिया। केवल 15 महीनों की अवधि जुलाई 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच में सैन्य शासन ने क्रमिक रूप से अपने प्रयासों को तेज किया। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, परमाणु प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की स्थापना की गई, 14 सहयोगी पहलों पर सहमति बनी और हाल ही में एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए व्यवहार्यता मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया।
अब वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय एकता सरकार हिंसक सैन्य नेता मिन आंग हलाइंग द्वारा परमाणु तकनीक प्राप्त करने के प्रयासों में आई तीव्रता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह मुद्दा न केवल म्यांमार और उसके नागरिकों के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि संपूर्ण ASEAN क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर जोखिम प्रस्तुत करता है। वर्तमान में मिन आंग हलाइंग प्रतिदिन म्यांमार की जनता पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं और उन्हें दमन का शिकार बना रहे हैं तथा देश के संसाधनों का उपयोग अपने विवेक से सैन्य हथियारों की खरीद और तैनाती के लिए कर रहे हैं। यदि परमाणु हथियार उनके हाथों में चले जाते हैं तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक अत्यंत भयानक और अकल्पनीय संकट होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया जाता है कि वह इस सैन्य नेता की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का गहराई से मूल्यांकन करे और निर्णायक तथा आवश्यक कदम उठाए। इस खतरनाक एजेंडे को आगे बढ़ने से रोकना क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। 4 जून 2025 को पीडोसू लुत्तो संघीय संसद का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति CRPH ने पुष्टि की कि डानू स्वप्रशासित क्षेत्र के इवानगन टाउनशिप से जनता द्वारा निर्वाचित पीपुल्स असेंबली के प्रतिनिधि यू आंग सो मिन को हिंसक सैन्य शासन द्वारा गिरफ्तार किया गया और वे सैन्य पूछताछ केंद्र में मारे गए। इसी प्रकार 2020 के चुनावों में जनता द्वारा चुने गए 3 क्षेत्रीय विधायक हिरासत में मारे गए और मोन राज्य विधानसभा के सदस्य यू क्यो म्यो मिन को सैन्य बलों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। इसके अतिरिक्त जो 11 संघीय और 13 राज्य क्षेत्रीय विधायक भागकर छिपे हुए थे, वे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हुए। अब तक CRPH की पुष्टि के अनुसार सैन्य जुंटा ने 18 संघीय स्तर के और 41 राज्य क्षेत्रीय स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को हिरासत में ले रखा है। राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता संगठन AAPP के अनुसार कुल 138 लोग सैन्य पूछताछ केंद्रों में मारे गए, 126 लोग हिरासत में मरे, 8 लोग बंदी परिवहन के दौरान और 43 पुलिस हिरासत में मारे गए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संसद सदस्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी व्यवस्थित रूप से दमन, यातना और गैर न्यायिक हत्या का शिकार बनाया जा रहा है, चाहे वह पूछताछ केंद्र हो, जेल हो या पुलिस स्टेशन। ऐसे कृत्य गंभीर अपराध हैं और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन अमानवीय अत्याचारों के जिम्मेदार लोग उत्तरदायित्व और न्याय पर केंद्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत अवश्य दंडित किए जाएंगे। राष्ट्रीय एकता सरकार NUG स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 5 जून को लिए गए उस निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है, जिसमें ILO संधि के अनुच्छेद 33 के तहत सैन्य जुंटा के खिलाफ मजबूत और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णायक कदम जुंटा की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन का परिणाम पिछले 4 वर्षों से राष्ट्रीय एकता सरकार द्वारा विशेष रूप से श्रम मंत्रालय के नेतृत्व में निरंतर किए गए प्रयासों का फल है। ये प्रयास 2021 से शुरू हुए त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के समर्थन से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए गए। इस निर्णय के अनुसार मुख्य उपायों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सदस्य देशों से यह आग्रह किया गया है कि वे सैन्य जुंटा के साथ अपने संबंधों और सहयोग की समीक्षा करें। इसमें सैन्य शासन पर लक्षित प्रतिबंध शामिल हैं, जैसे कि विमानन, ईंधन, सैन्य उपकरणों की आपूर्ति और ऐसी वित्तीय लेनदेन पर रोक जो जनता पर दमन और हिंसा को सक्षम बनाती हैं। गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है जब म्यांमार के खिलाफ अनुच्छेद 33 का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2000 में पूर्ववर्ती सैन्य तानाशाही के दौरान भी इसी प्रावधान के अंतर्गत म्यांमार पर प्रतिबंध लगाए गए थे। उस समय केवल आर्थिक सहयोग की समीक्षा मात्र से भी सैन्य शासन को भारी नुकसान पहुंचा था। इस बार प्रतिबंध अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी होने की संभावना है, जिससे जुंटा पर और भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता सरकार सैन्य शासन के उल्लंघनों की निगरानी जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस निर्णय के प्रवर्तन पर निरंतर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान बना रहे। साथ ही वह सदस्य देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव में निहित उपायों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग करती रहेगी। यह देखना अत्यंत दुखद है कि म्यांमार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है।
हम सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर अमेरिका की चिंताओं को समझते हैं, परंतु यह निर्णय म्यांमार के नागरिकों तथा म्यांमार मूल के उन लोगों को गहराई से प्रभावित करता है जो अपने देश लौट पाने में असमर्थ हैं। म्यांमार में चल रहे सैन्य तख्तापलट और उसके विरुद्ध जारी प्रतिरोध आंदोलन, साथ ही हिंसक सैन्य शासन द्वारा युवाओं को जबरन सेना में भर्ती कराया जाना मुख्य कारण हैं, जिनकी वजह से विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले छात्र और युवा अपने देश वापस नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग अभी तक लौट नहीं पाए हैं, उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के आभारी हैं। इस संदर्भ में हम अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) कार्यक्रम के नवीनीकरण और विस्तार का हार्दिक अनुरोध करते हैं। साथ ही अमेरिका में रह रहे वे लोग जो अभी तक म्यांमार लौट नहीं पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने प्रवास के दौरान अमेरिका के वर्तमान कानूनों और नियमों का पालन करें। यदि उन्हें कोई कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रतिनिधियों से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरतमंदों को आवश्यक मदद देना जारी रखेगी। राष्ट्रीय एकता सरकार दृढ़ संकल्पित है कि वह उन कठिनाइयों को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे जिनका सामना म्यांमार के लोग कर रहे हैं, जो न केवल सैन्य तानाशाही द्वारा व्यापक दमन और शोषण का शिकार हैं, बल्कि भूकंप, चक्रवात और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित हैं। जनता की एकता और दृढ़ता से प्रेरित होकर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके और इन चुनौतियों से उनकी मुक्ति को तेजी से सुनिश्चित किया जा सके। म्यांमार भर में जनता ने हर दिन सैन्य तानाशाही के खिलाफ अदम्य संकल्प और असाधारण धैर्य का परिचय देते हुए इसके दमनकारी तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने का संघर्ष जारी रखा है। इस अडिग भावना को पहचानते हुए सभी क्रांतिकारी शक्तियों से दृढ़ निश्चय और एकता के साथ अपने प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया जाता है। हम सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के मार्ग पर बाधाओं को पार करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता आवश्यक है। क्रांति अवश्य विजयी होगी।